सत्ता के इस महासंग्राम में एक तरफ बीजेपी के नेता इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचारियों की जमात है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों के लिए गोदाम बन चुका है। भ्रष्टाचार इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि मुद्दे तो और भी थे और उन मुद्दों को लेकर लगातार देश में सवाल जवाब होते रहे, चर्चाएं होती रहीं। कुछ लोग महंगाई की बात करते रहे, कुछ बेरोजगारी की बात करते रहे। विकास को लेकर हमेशा देश में चर्चा होती है, किसानों को लेकर, गरीबी मिटाने को लेकर। गरीबी की अगर बात की जाए तो गरीबी भी एक मुद्दा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 55 साल में कांग्रेस ने गरीबी मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इस 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और उनके लिए बहुत सारे काम किए, बहुत हद तक गरीबी मिटाई है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है। देश के हर वर्ग का प्रधानमंत्री ध्यान रख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के नेता मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इन मुद्दों के साथ साथ जब महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात होती है तो वो कहां ठहरते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। 2024 में तीसरी बार जीत को लेकर क्यों कॉन्फिडेंट हैं पीएम मोदी? 400 सीटों की ललकार, सियासी इस जंग में जुबानी जंग आर पार। चुनाव में सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई या भ्रष्टाचार बढ़ा? पहले चरण के मतदान के लिए काउंटडाउन। बीजेपी का प्रहार, कांग्रेस का पलटवार। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण के मतदान से पहले आरोपों की बौछार है। सबसे बड़ा आरोप चुनावी बॉन्ड को लेकर है। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने करप्शन को मुद्दा बनाया, पूरे इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। जवाब में दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन कर मोदी सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाई। चुनावी लड़ाई में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। चुनाव में एक दूसरे पर आरोपों के इस अध्याय के एक के बाद एक तीर चल रहे हैं। तभी चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे को असंवैधानिक बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को चुनावी चंदा दिया, उसमें से कई कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद चुनावी चंदा बीजेपी को मिला और बदले में उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले। इन आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी पर हमला तेज किया, तो पहली बार इस मुद्दे पर पीएम मोदी को बोलने के लिए सामने आना पड़ा। 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी। छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा, उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। दावा किया इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई। पीएम के इस दावे के बाद चुनावी लड़ाई ने नया रंग ले लिया। पीएम के दावों पर विपक्ष आरोपों की फहरिस्त के साथ तैयार है। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूं निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं।
और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के पहले चरण को लेकर हर पार्टी कॉन्फिडेंट है। पीएम मोदी मंच से हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। पीएम मोदी के इन आरोपों पर विपक्ष का पलटवार भी है। भ्रष्टाचार हटाओ तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। साथियों, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को दिया एक भी वोट, आप लिख के लिखिए, अगर कांग्रेस को आपने एक भी वोट दिया, कम्युनिस्टों को एक भी वोट दिया, तो केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। 400 हार इस बार की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। चुनावी लड़ाई पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अटकी है। दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने का सिलसिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई या भ्रष्टाचार बढ़ा, इस मुद्दे पर बहस के बीच आरोपों का जवाब आरोपों से दिया जा रहा है। कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है, वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। उसमें पता चला कि जिसने गुजरात का वो पुल बनाया, वो भी चंदा दे रहे हैं। उसमें पता चला कि किसी पर आपने छापा मारा, उन्होंने चंदा दे दिया, अचानक उन पे से केस उठ गए। यही पता चला ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं। देश की सत्ता हासिल करने के लिए सियासी जंग में ये काउंटडाउन है। पहले चरण के अध्याय के इस पहले हिस्से में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप है। मोदी की गारंटी है 10 साल में जनता के लिए काम का पूरा हिसाब है। राम मंदिर को भी बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि जवाब में इंडिया गठबंधन के आरोप हैं, जिसमें चुनावी बॉन्ड में धांधली का आरोप लगाया गया है। महंगाई और बेरोजगारी पर भी मोदी सरकार को घेरा गया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी मोदी सरकार पर लगा है। चुनाव में बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर आगे का एजेंडा बता रही है। विपक्ष बीते 10 साल का हिसाब सरकार से मांग रहा है। चुनावी लड़ाई में विपक्ष जनता के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में सरकारों पर लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं का दबाव है, तो लोगों में वहां की सरकारों को लेकर असंतोष है। मगर भारत में अलग माहौल है। यहां 10 साल के कार्यकाल के बाद बीजेपी पूरी तरह से तीसरे टर्म के लिए आश्वस्त है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया है, तो विपक्ष करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के इन 10 सालों पर सीधा सीधा हमला बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चुनाव के पहले चरण को लेकर सियासी पारा लगातार गर्म होता नजर आया। पीएम मोदी अपनी गारंटी जनता को बता रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। तो राहुल गांधी 10 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया, और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस
22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। चुनाव में एक बात की और चर्चा चल रही है। अब की बार 400 पार, अब की बार एनडीए 400 पार। बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। लेकिन इस 400 पार के नारे पर प्रियंका गांधी ने किस तरह के सवाल उठाए, ईवीएम को लेकर अब क्या बोली, वो भी आप सुनिए। पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है लोकसभा चुनाव के एतबार से, दिल्ली की सत्ता के हिसाब से, क्योंकि 80 सीटें हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, और जिनमें जो पार्टी ज्यादातर सीटें जीत जाए तो वो वैसे ही देश में मजबूती के साथ अपनी सत्ता को लेकर आगे बढ़ती है। चुनावी मौसम में एक दूसरे पर जमकर व्यक्तिगत रूप से भी नेता निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह लड़ाई पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नहीं, बल्कि अखिलेश के परिवार की है, परिवारवाद की है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी की चुनाव में विदाई करेगी, जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। पीडीए वो नहीं है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए कह करके लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को भ्रमित ना करें, और लोग भ्रमित होने वाले भी नहीं है और हम लोग भ्रमित होने देंगे भी नहीं, क्योंकि उनका पीडीए का मतलब है, मैं अगर थोड़ा कठोर शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वह श्री अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिम्पल यादव जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और बाकी सब चाहे उनके परिवार के भी बहुत सारे लोग हैं, वह भी उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, बस उस कंपनी में वह जुड़े हुए हैं कि शायद उनको वर्तमान में नहीं तो भविष्य में कोई फायदा मिल जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में भी फायदा नहीं है, भविष्य में भी फायदा नहीं। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं, और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है।